हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबका स्वागत है टारगेट गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। और हम आज फिर से फिजिक्स के साथ यहाँ पे हाजिर हैं। तो हमने जो भी पढ़ा था वो आपको याद होगा, ठीक है। तो हमने एक डाइपोल मोमेंट में जो भी एक्सियल पढ़ा था, इक्वेटोरियल पढ़ा था, ठीक है। एक चीज़ हमने पढ़ा था वो था टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये क्या था हमारा कि जैसे टॉर्क का जो हमने वैल्यू निकाला था उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू थीटा के आधार पे डिपेंड था। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे जो भी हमने निकाला इसका फॉर्मूला था टाउ नेट इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। टाउ समझ में आ रहा है ना, टॉर्क इंग्लिश में टॉर्क और हिंदी में टाउ इसको लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आप भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ था, जहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 और 180 पे ये क्या होगी, वैल्यू 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। तो जब ये 0 होगी तो टाउ की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी मिनिमम। क्या हो जाएगी? मिनिमम, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, मिनिमम व्हेन टॉर्क इज मिनिमम। मिनिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री हो। 0 और 180 डिग्री एक क्या होता है, ये लाइन होता है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनाता है। और अगर हम प्रोटेक्टर ले लें तो उसमें क्या होता है कि यहाँ 0 डिग्री से शुरू होता है और यहाँ 180 डिग्री से शुरू होता है। यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री की वैल्यू पे ये क्या होगा, टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा। और वो कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। तो द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज मिनिमम, यानी टाउ की वैल्यू सबसे कम तब होगी व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। थीटा क्या होगा? 0 डिग्री और 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हम निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू। क्या निकालेंगे? मैक्सिमम, ठीक है। कि टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इसको भी हम लोग को निकालना है। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री पे वैल्यू जो होगी हमारी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पी ई इंटू 1 इज इक्वल्स टू पी ई, ठीक है। पी क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। 270 डिग्री पे क्या हो जाएगी? ये भी मैक्सिमम हो जाएगी, विल बी मैक्सिमम when theta belongs to 90 डिग्री एंड बिलोंग्स टू 270 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो तब टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। ये मेरे से गलती हुआ था, आप लोग थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो हम लोग पढ़ने वाले थे। क्या पढ़ने वाले थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये रहा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। मान लो कोई भी प्लेन सरफेस है। क्या है? प्लेन सरफेस। ये प्लेन सीट है, एक देखिए, एक प्लेन सीट जैसे प्रतीत। इसमें चार्जेस जो है वो क्या है? एकदम समान रूप से बटे हुए हैं। क्या है? समान रूप से बटे हुए हैं, ठीक है। ये सरफेस का क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। यहाँ चार्जेस क्या है? समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक बात बताइए, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक लाइंस दिख रहा है ये क्या होगा? सीट के परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं? सीट एकदम सीट के आर पार जाना है, यानी क्या है? मान लो सीट को हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे करने पे जब इससे इलेक्ट्रिक लाइंस जाती है तो देखिए ये परपेंडिकुलर जा रही है कि नहीं? उसको हमने क्या किया, फिगर में आपको ऐसे दिखाया, और इसमें दिखाया क्या कि इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से परपेंडिकुलर जा रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? किसी भी प्लेन सरफेस से, कोई भी समतल सरफेस हो और उसमें से क्या हो, इलेक्ट्रिक लाइंस जो हो वो पास करे। कैसे? परपेंडिकुलरी, लंबवत। क्या होता है? लंबवत, ठीक है। ऐसे यहाँ से गुजरे। तो यहाँ से इसको पहले सही कर लीजिए, थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस। क्या हो जाएगा?
इलेक्ट्रिक लाइंस। यहाँ पे एक डेफिनेशन और ऊपर दिया है, इसको भी आप समझ सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। वही दे रहा है कि एक कोई सरफेस है, एक एरिया है, और उसमें से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलरली। नॉर्मल का मतलब, नॉर्मली का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ठीक है। नॉर्मल हमेशा ये होता है, नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाता है, क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये नॉर्मल गिरना या फिर परपेंडिकुलर लंबवत गिरना, एक ही बात हुआ। तो ये क्या हुआ, पास कर रहा है उसमें से, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। किससे, इसको पढ़ते हैं फाई, हिंदी में फाई और इंग्लिश में भी फाई। क्या पढ़ेंगे, फाई, और ई इसलिए लगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई, और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस के प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस। इसका मतलब ये हो गया कि इसका नंबर जब बढ़ेगा तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी नंबर बढ़ेगा, ठीक है। यानी, और ये क्या है, ए, जो हमने ए लिखा है ये हमारा हो गया एरिया वेक्टर। इसके बारे में अभी हम बताते हैं, पहले हम ये समझते हैं। फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यों ज्यों बढ़ेगा फाई की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यों ज्यों घटेगा फाई की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। अब हम बताते हैं ई क्या हो जाएगा, फील्ड लाइन डेंसिटी। अच्छा एक बात बताइए, इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, कितनी सारी लाइनें इस सीट के अंदर से होके जा रही हैं, मतलब परपेंडिकुलरली इस पे गिर रही हैं। ये 1 2 3, ओनली 3, ये बाहर से जा रहा है, ये बाहर से जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस इसमें कितनी हो गई, इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, क्या हो जाएगी, 3, यानी वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। क्लियर है। एक और चीज इसमें खासियत है कि चार्ज क्या होना चाहिए, हमेशा इनसाइड द सरफेस होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, इनसाइड द सरफेस। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हमें याद रखिएगा डेफिनेशन। अगर नंबर ऑफ लाइंस पूछ दे रहा है, मतलब पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, अगर कोई फिगर ऐसे दे दिया तो आप नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लीजिए। जितने नंबर लाइंस उसमें से परपेंडिकुलरली गुजरे हुए हैं, मतलब लंबवत रूप से क्या है उसमें से पास कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है, आप इसमें देखिए कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया। यहाँ पे क्या दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, क्या दे दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन। इन्हें इलेक्ट्रिक लाइंस की सारी पूरी संख्या क्या होती है, उसका मेजरमेंट होती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हमारा एक सीट है, क्या है, सीट है। मान लेते हैं ये चार्ज, इसमें कोई चार्ज है प्लस क्यू, ये समान रूप से वितरित है। वितरित मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इतना समझिएगा, वितरित मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है वो इस तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसको सही से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा हो गया एरिया ऑफ वेक्टर, ठीक है। यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा एंगल। थीटा क्या है, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड ई, या ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है। थीटा क्या हो गया, दोनों के बीच का कोण है, ठीक है, इन दोनों के बीच का कोण है। तो हमको पता है कि फाई ई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर होता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, ई वेक्टर, सॉरी ई ए, ऐसे ले लेते हैं, वेक्टर जानते हैं लो ना, वेक्टर पढ़े होंगे लो तो समझ में आएगा। ई ए, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या मिल रहा है, कॉस थीटा मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक बात बताओ, यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री। कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे कैसे एंगल हो जाएगा, 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो थीटा की जो वैल्यू दी होगी वो हम निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से हो जाएगा। ये तो पता है कि यहाँ से परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी हमारा 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
इसमें दिया है गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम कुछ है नहीं, उसके पहले हम समझेंगे एरिया वेक्टर क्या होता है, ठीक है। गॉस थ्योरम समझने के लिए सबसे जरूरी जानना है कि एरिया वेक्टर होता क्या है, ठीक है। तो एरिया आप सुने होंगे, लेकिन एरिया वेक्टर दूसरा चीज होता है। इसको समझने के लिए देखिए, मान लेते हैं कोई 3 एक्सिस है, 3 डायमेंशनल, वही जिसमें 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया। क्या किया, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, क्या किया, वर्ग को ड्रॉ किया। यहाँ पे हर साइड स्क्वायर का ये तो जानते हैं ना प्रॉपर्टी क्या होता है, कि सारे साइड एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक साइड का मेजरमेंट ए है, यानी उनके सारे साइडों का क्या है, मेजरमेंट ए ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, अगर हम यहाँ से एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। एरिया बराबर ए स्क्वायर, हमको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो साइड का मेजरमेंट है ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर बराबर, अब ये हो गया ए इंटू ए साइन 90 डिग्री, ए स्क्वायर आ गया। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, क्या होता है, 1। और यहाँ पे एक डायरेक्शन, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए ए स्क्वायर और यहाँ पे 1, यानी ये क्या हो जाएगा, के कैप, क्या हो जाएगा, के कैप। अच्छा ये देखिए, ये अपोजिट साइड में अगर 90 डिग्री हम लोग ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये देखिए ए स्क्वायर इंटू माइनस के, क्लियर है, समझ में आया। तो ये हमारा हो गया एरिया वेक्टर, क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। आप लोग एरिया वेक्टर समझ गए कैसे निकल गया, ठीक है। एरिया वेक्टर ऐसे निकला कि एक हमने क्या किया, एक्सिस ड्रॉ किया एक्स वाई जेड, और इस पर एक कोई स्क्वायर दे दिया है। एरिया निकालना हो तो डायरेक्ट ए स्क्वायर निकालें, लेकिन एरिया वेक्टर निकालना हो तो उसके साथ एंगल भी इंक्लूड होगा। अगर आपने वेक्टर पढ़ रखा है तो ये समझ में आएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये फिगर देखिए, अगर इस फिगर के आधार पे इस यहाँ पे एक सवाल करना हो तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। एक क्या दे दिया है कि ऐसे ही एक्सिस बना दिया है, एक्स वाई और जेड, क्या बनाया है, एक्स वाई और जेड। एक सेकेंड में अच्छे से बनाती हूँ, पहले एक पहला फिगर देखेंगे। एक ही करते हैं। अगर किसी सर्किल का एरिया आर, सॉरी रेडियस आर हो तो उसका एरिया कितना होगा, कोई मुझे बताएगा। ये हो गया सर्किल और इसका रेडियस दे दिया आर, ये एक्स वाई और ये जेड, 3 एक्सिस है, और यहाँ पे एक सर्किल दे दिया और बोल रहा है कि अब इसका वैल्यू निकालिए, ठीक है, एरिया वेक्टर निकालिए। कैसे होगा, हमको पता है कि सर्किल का एरिया कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर किसी वृत्त का त्रिज्या आर हो या रेडियस आर हो तो उसका क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सर्किल, ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, मान लेते हैं कि, ठीक है, इतना समझ में आया। और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप, समझ में आया, क्योंकि 360 डिग्री होता है इसका एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, और निकालेंगे तो 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे ये हो गया माइनस के कैप, ठीक है। तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, क्या हो गया, एरिया वेक्टर, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, फिर भी ये एरिया वेक्टर समझाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है, ओके। अब आते हैं गॉस लॉ पे, वही गॉस थ्योरम हमको पढ़ना था, इसलिए पहले हमने क्या किया, एरिया वेक्टर को समझा। गॉस लॉ के क्या कहता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस, क्या हो जाएगा, थ्रू अ सरफेस, ठीक है, या कह सकते हैं प्लेन सरफेस, ठीक है, समतल। हिंदी में बोलो तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है, जो किसी क्या हो प्लेन समतल सरफेस से क्या गुजरी, कैसे गुजरी, लंबवत गुजरे, तो वो नंबर ऑफ जो लाइंस होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस लॉ यही कह रहा है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, पूरा टोटल जितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं उसको पूरा टोटल कर दिया जाए, ठीक है, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, क्या करें, एक क्लोज्ड सरफेस हो। क्लोज सरफेस का मतलब क्या हो गया, एक बात बताओ, जैसे क्लोज सरफेस मतलब ये, ठीक है, मतलब मेरे को बॉक्स, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये क्लोज सरफेस हो गया जो भी है। तो इस तरह के सरफेस के बारे में बात कर रहा है। तो थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस 3D, जो क्या हो 3D हो, 3D समझ में आ रहा है, 3 डायमेंशनल, ऑलवेज बी क्या हो जाएगा वो 1/ε0, क्या होगा 1/ε0, इज ऑलवेज बी 1/ε0, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1/ε0 के बराबर होगी, उसके गुना उतना गुना हो जाएगी। अगर मान लो उस पर चार्ज कुछ और दिया हो तो उस चार्ज का 1/ε0 गुना हो जाएगी टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, तब क्या हो जाएगा उसका पूरा, अगर फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख दें कि फाई क्लोज्ड, क्या हो जाएगा, फाई क्लोज चार्ज क्या हो जाएगा Q और इनटू 1/ε0, यहाँ से देखते हैं फाई क्लोज्ड, क्लोज्ड यहाँ पे क्यों लिखे हैं सफिक्स में, ताकि क्लोज सरफेस को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, 3D फिगर को दर्शा रहा है, जो क्लोज्ड सरफेस है, क्या है, बंद पड़ा हुआ है, समझ में आ गया वो, तो ये क्लोज्ड, ठीक है। अब ये देखो इसका मतलब क्या हो गया, Q इनसाइड, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, टाइम्स 1/ε टाइम, टाइम मतलब गुना, उसके गुना, यानी इनटू 1/ε0, ठीक है। अच्छा क्यू इनसाइड का मतलब क्या हुआ कि जो भी चार्ज प्लेस करेंगे वो उस फिगर के, जो 3D फिगर है या क्लोज सरफेस है उसके बाहर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही यहाँ लिख दिया क्या, क्यू इनसाइड, समझ में आ गया, जो भी चार्ज प्लेस करेंगे वो क्या होना चाहिए, उस सरफेस के अंदर होना चाहिए, बाहर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फाई क्लोज्ड बराबर क्यू इनसाइड इनटू 1/ε0, समझ में आ गया। अब ये हो गया हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q क्लोज्ड Q इनसाइड अपॉन ε0, लिख सकते हैं ना, इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसको क्लोज सरफेस का अगर हमको पूरा नेट निकालना हो तो इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, नेट निकालना हो तो इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन को कैसे, ऐसे लिख सकते हैं फाई क्लोज्ड, या फिर ऐसे लिखो डायरेक्ट, ये क्या हो गया फाई। अगर हम इंटीग्रेशन का साइन आपको पता है ना, इंटीग्रेशन का साइन होता है कैपिटल एस टाइप का, ऐसे, ठीक है, होता है ना, ये इंटीग्रेशन होता है। और इसमें अगर ऐसे सर्किल ड्रॉ कर दिए तो ये क्लोज सरफेस को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, क्लोज्ड सरफेस को, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्लोज सरफेस फाई, ठीक है, क्लोज सरफेस फाई। अब फाई की वैल्यू हम क्या निकाले थे, Q/ε0, ठीक है, क्या निकाले थे, Q/ε। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या निकाले थे, E/A निकाले थे ना। तो अगर हम इसमें से छोटा सा एरिया देखो तो ये फिगर, कि मान लो ये फिगर है, क्या है, एक क्लोज मतलब स्मॉल सरफेस है, क्या है, स्मॉल क्लोज सरफेस, और यहाँ से एक वेक्टर एरिया है DA, DA क्यों लिए, उसका छोटा सा पार्ट निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, DA लिए। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा। तब D फाई की वैल्यू कितनी आई, EDA cos थीटा, कितना आ गया, EDA cos थीटा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी वैल्यू रख दी फाई E वेक्टर DA वेक्टर, समझ में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई, इसको इंटीग्रेट करें तो कैसे हो जाएगा, देखो तो E क्या लेते हैं कांस्टेंट और DA, ये हो जाएगा थ्रू अ E वेक्टर, ये हमारा हो गया, इतना आंसर आ जाएगा क्लोज सरफेस का, ठीक है, इंटीग्रेशन,
समझ में आ गया? क्लियर है? डी का ए हो जाएगा और ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसको हम क्या किए, बाहर निकाल लिए, बाहर निकाल लिए तो ये हमारा आ गया। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका डेफिनेशन भी याद रखिएगा हमेशा, क्या कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, क्या हो, एक क्लोज सरफेस से गुजरता हो, ठीक है। और वो क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए, 3D। वो हमेशा क्या होता है, उसमें जो भी चार्ज होता है उसका 1/एप्सिलॉन गुना होता है। कितना होता है, 1/एप्सिलॉन गुना। द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज गॉस, मतलब फाई की वैल्यू जो निकालते हैं वही क्या होता है, गॉस लॉ। गॉस ने ये दे दिया, ठीक है। अब इसको समझिए आगे। मान लेते हैं कि कोई क्लोज सरफेस दिया, एक दे दिया ये, ठीक है। इसका रेडियस कितना दे दिया, r, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन q इनसाइड, मतलब परिभाषा के अनुसार q क्या होना चाहिए, हमेशा उसके अंदर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, चार्ज को अंदर ले लिया उसके, ठीक है। चार्ज को उसके अंदर ले लिया, क्योंकि बाहर रहेगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी इसको समझाते हैं कैसे, ठीक है। तो हमने क्या किया, चार्ज को उसके अंदर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा r, इसका कितना है रेडियस r। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक लाइंस वो कितना है, इधर काम कर रही है, dA इधर काम कर रहा है। और थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। कितना है थीटा की वैल्यू, 0, ठीक है। और हमको पता है कि डी फाई बराबर क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। कितना होता है, ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी दे दी है, 0। तो हम इसको यहाँ से निकालें तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 1 होती है, ई डी ए, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, डी फाई को यहाँ पे वो करो, इंटीग्रेट करो, तो ये क्या, फाई की वैल्यू डी फाई, यानी पूरे अगर फाई की वैल्यू निकालनी है तो फाई लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाई। इसको बड़े में करते हैं, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। यहाँ से उठाते हैं, डी फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी ए कॉस 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी ए कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। अब अगर हमको नेट पूरा नेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको फाई से डिनोट करेंगे और इसको ऐसे दर्शाएंगे कि इसका इंटीग्रेशन हो रहा है क्लोज सरफेस में, ठीक है। अब ये क्लोज सरफेस कैसे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लोज सरफेस, इसका वैल्यू कितना आया, ई इंटू डी ए। अब ई कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। अब ए का कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए आएगा। अब एक बात बताओ, कि ई की वैल्यू जब हम लोग पहले पढ़ रहे थे वो कितना निकाले थे, के क्यू अपन आर स्क्वायर, याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या निकाले थे, के क्यू अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं, फाई इज इक्वल्स टू के क्यू अपन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एरिया की वैल्यू क्या रखी जाए, एरिया, ठीक है। एक बात बताओ, अगर हम, ये 3D है, क्लोज सरफेस है, ठीक है, और इसका पूरा एरिया बोल रहा है, तो यहाँ पे एरिया मान लो ये कि यहाँ पे काम कर रहा है, ये हो गया आर ई वेक्टर, इधर भी तो काम कर रहा है डी ए, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मान लो इधर काम कर रहा है आर, इधर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई वेक्टर, इधर ही क्या काम, ये हो गया डी ए, और थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। फिर इधर काम कर रहा है तो मान लो ये हो जाएगा हमारा ई वेक्टर, ये क्या हो जाएगा डी ए, ठीक है। और यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी यहाँ क्या मांग रहा है, डी ए पूरा यहाँ का एरिया सब मिला दे तो ये क्या मांग रहा है, टोटल सरफेस एरिया। क्या मांग रहा है, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर,
हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ये k की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और यहाँ पे r स्क्वायर था, इनटू यहाँ q था, और इनटू यहाँ पे क्या था 4 पाई r स्क्वायर। ये देखो तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। बचा कितना, फाई इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना बच गया, फाई इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ लिख लो, फाई इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आ गया, कितना होता है कि चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, ठीक है। एक बात जानो, कोई भी क्लोज सरफेस दिया हो, अगर उसमें चार्ज क्या है इनसाइड में है, उसके अंदर है, तो उसका हमेशा क्या है आएगा, फाई की वैल्यू हमेशा यही आएगी, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी आएगी, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ पे 2r कर दूँ, इसको 3r कर दूँ, 4r कर दूँ, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिखाते हैं कैसे। अगर मान लो ये 4r हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4r का स्क्वायर आएगा, क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर। देखो तो यहाँ देखो कि फाई इक्वल टू के क्यू अपॉन 4r का होल स्क्वायर, यही होता है ना डिस्टेंस का होल स्क्वायर, इनटू अगर मैं ये देखूँ पूरा सरफेस एरिया निकालना हो तो 4 पाई रेडियस का स्क्वायर यानी 4r का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू दिया है, ठीक है। नीचे क्या दिया है 4r स्क्वायर का, ये 4 का स्क्वायर और r का स्क्वायर, इनटू ये हो जाएगा 4 पाई 4 का स्क्वायर और r का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी फिर से हमको वही वैल्यू निकल गई। तो ये क्या प्रूफ करता है, क्या सिद्ध कर रहा है, सिद्ध ये कर रहा है कि हम इसका रेडियस कितना भी बढ़ा दें, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगी फाई की वैल्यू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखिएगा, हमेशा वो चार्ज का क्या होगा 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। समझ में आ गया डेफिनेशन के अनुसार ही। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो कि मैंने क्या किया, r की वैल्यू बढ़ा दी, रेडियस उसका तुरंत 4 गुना मैंने कर दिया, फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ा। मैंने 4 गुना करने के बाद उसको क्या किया रख दिया, और रखने के बाद मैंने फिर से काट पीट किया तो वही आ गया q अपन एप्सिलॉन नॉट। यानी ये सीधा सीधा दिख रहा है कि हमको उस पे साइज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। गॉस लॉ क्या कह रहा है कि ये इस पे साइज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमेशा वैल्यू वैसे ही निकलेगी। पता नहीं उन्होंने कैसे निकाला पर निकाला, ठीक है। देखते हैं एक बार फिर से समझते हैं। शुरू से हमने क्या किया, एक क्लोज सरफेस लिया, ठीक है, और उसका क्या है यहाँ पे ए वेक्टर एरिया वेक्टर है, ठीक, एक छोटा सा एरिया का एरिया वेक्टर है इसलिए डी लगाया है, यहाँ पे थीटा हो गया, ठीक है। और हमको पता है कि ये तो हमारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हो गया कि क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही यहाँ से, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और समझ जाइएगा, ये हो गया। अगर हम निकालें पूरा नेट तो फाई की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी फाई की वैल्यू आएगी, और फाई को निकालने के लिए हम डी फाई को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट कैसे करेंगे क्लोज सरफेस में करेंगे। और डी फाई की वैल्यू क्या है ये ई वेक्टर और डी ए वेक्टर, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई कांस्टेंट है बाहर, डी ए वेक्टर का ए वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और टेंड्स टू ई वेक्टर, मतलब ई वेक्टर उसकी तरफ टेंड कर रहा है, ये हमारा गॉस लॉ कहता है, ठीक है। ये समझ में आया। आगे चलते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले एक क्लोज सरफेस लिया और जिसका एरिया के जिसका रेडियस त्रिज्या क्या है r है, और फिर हमने क्या किया यहाँ पे ई वेक्टर काम कर रहा है, यहाँ डी ए वेक्टर, और थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है,
तो हमने इसको अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ डी फाई की वैल्यू निकाली ई डी ए कॉस थीटा, और ये ई डी ए कॉस 0 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा टेंस टू 0 डिग्री, कितना हो रहा है? 0 डिग्री का वैल्यू है। तो डी फाई इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे ई इंटू डी ए, समझ में आ गया। और यहाँ फाई की वैल्यू हो जाएगी डी फाई। अब इसको हम क्लोज सरफेस में निकाले तो ई इंटू डी ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ई क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए ई बाहर निकल गया, और डी ए का क्लोज सरफेस में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आएगा? ई ए। ई की वैल्यू मैंने पहले पढ़ाई थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैंने क्या किया? उस वैल्यू को पुट किया, और एरिया ये सोचो 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आ, अगर यहाँ डी ए निकल रहा है यानी छोटे से भाग का एरिया है, तो यानी ये पूरा एरिया पूछ रहा है, यानी क्लोज पूरा क्या पूछ रहा है? सरफेस एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालेंगे, मतलब ये सारा एरिया क्या करेंगे? हमको जोड़ना पड़ेगा। तो हमको पता है कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सरफेस ऑफ सर्किल कितना? तो 4 पाई आर स्क्वायर या स्फेयर कह सकते हैं। ठीक है, कितना आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, और ये आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा प्रूफ्ड हो गया। क्या आ गया? प्रूफ्ड हो गया। एक बात बताओ, हमने क्या किया? फिर रेडियस को 4 गुना कर दिया। रेडियस को क्या कर दिया? 4 गुना। फिर भी हमारा साइज बढ़ाने की वजह से भी क्या हो गया? इसकी वैल्यू सेम आई। यानी गॉस लॉ ये कह रहा है कि साइज और शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि गॉस सरफेस होना क्या चाहिए, उसमें प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो गॉस सरफेस कहलाएगा नहीं। ठीक है, गॉस सरफेस कैसा होगा तो उसमें प्रॉपर्टीज होगी। जैसे अभी आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में ये पूछ दे कि क्या गॉस सरफेस वो सरफेस है जिसके बाहर क्या हो? चार्ज को प्लेस किया जाए। ऐसे इंग्लिश में पूछ दिया जाए, इफ क्यू इज प्लेस आउटसाइड द प्लेन एनी प्लेन सरफेस, तो द गॉस लॉ विल बी क्या हो जाएगा? 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? द 5 विल बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो ये कभी भी नहीं निकालना है कि 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कभी नहीं बताना है। समझ में आ गया? तो ये जानना जरूरी है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्योंकि ऑप्शनल में पूछ देगा। मैं बताती हूँ कैसे पूछेगा, अभी मैं इसको भी क्लियर करूंगी। ठीक है, आते हैं पहले प्रॉपर्टीज पे। पहली प्रॉपर्टीज क्या कह रही है कि सरफेस मस्ट या शुड नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। मतलब अगर सरफेस बना है, मान लो ये सरफेस है, यहाँ पे क्यू चार्ज दे दिया है, तो जो वहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस गुजरेंगी तो वो एकदम उस पॉइंट चार्ज से हो के नहीं जानी चाहिए। समझ में आया? एकदम पॉइंट चार्ज को ऐसे भेदते हुए या फिर उसको इंटरसेक्ट करते हुए नहीं जानी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये एक पहला हमारा वो हो गया। ठीक है, तो उसकी पहली प्रॉपर्टीज हो गई। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? पहला प्रॉपर्टी समझ में आया कि कोई भी सरफेस है उसमें अगर कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। पहला पता है वेनिसिबल होता है। क्या होता है? वेनिसिबल होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पॉइंट चार्ज, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। तो कोई भी पॉइंट चार्ज लेंगे तो ये कह रहा है कि वहाँ से कोई भी लाइन ऐसे पास नहीं करनी चाहिए जो पॉइंट चार्ज से होकर गुजरे। क्या करे? पॉइंट चार्ज से होकर गुजरे। दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक, यानी समान रूप से समानता होनी चाहिए, एकदम सिमेट्रिक होनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसे 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 बना दिए, ठीक है, या कोई ऐसे बना दिए कोई ऐसे बना दिए, नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो क्या होना चाहिए? एकदम सिमेट्रिक होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो गॉस सरफेस कहलाएगा। सॉरी, क्या कहलाएगा? गॉस सरफेस कहलाएगा। समझ में आ गया? दूसरा कह रहा है कि एंगल बिटवीन, क्या कह रहा है? एंगल बिटवीन, ये हो गया हमारा एंगल, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। अच्छा, हम जो अभी निकाल रहे थे, मैंने क्या बोला? ये ई वेक्टर काम कर रहा है, यहाँ से ए वेक्टर और बीच के बीच में क्या है? थीटा। ये ए वेक्टर है और ये ई वेक्टर। मैंने बोला थीटा क्या है? थीटा वैल्यू है दोनों के, मतलब ये क्या है? एंगल कोइंसाइड कर रहा है किसके बीच में? ई वेक्टर और ए वेक्टर। मैंने थीटा के बात बताया, तो वही बोला है कि एंगल बिटवीन, जो एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा है वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम। कहाँ? हर जगह क्या होना चाहिए? गॉसियन सरफेस पे सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ में आ गया? यहाँ पे जो थीटा है, इस अगर यहाँ पे ए वेक्टर निकाले तो ये भी क्या होना चाहिए? उतना ही वैल्यू वहाँ से टेंड करना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये होना चाहिए।
चौथा हमारा कह रहा है गॉसियन सरफेस हैज अ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं तब से जब से प्रूफ करवा रही हूँ गॉसला, तब से मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि कोई ऐसा सरफेस लेते हैं जिस पे समान रूप से चार्ज वितरित हो। क्या हो? समान रूप से चार्ज वितरित हो। यानी इसमें चौथा प्रॉपर्टी वही कह रहा है कि चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक तरीके से होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। देखो ये एक लाइन एक लाइन एक लाइन एक लाइन दिख रहा है ना, तो ये यहाँ पे ऐसे इस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया, चार्ज जो भी आवेश है उसका वितरण हमेशा सिमेट्रिक तरीके से होना चाहिए। तो वो क्या क्या कहलाएगा? गॉसियन सरफेस। ये चार चीज़ें अगर उसमें नहीं है तो वो गॉस सरफेस नहीं कहलाएगा। तो मैं अभी बोल रही थी कि मैं बताऊंगी कि आपको कैसा क्वेश्चन पूछ दिया। अगर मान लो कि क्वेश्चन में ये आ गया कि अ चार्ज पुट आउटसाइड द क्लोज सरफेस, क्या पूछ रहा है कि कोई भी चार्ज है वो क्या कर रहा है? एक बंद सरफेस से बाहर क्या किया गया है? पुट किया गया है। तब फाई की वैल्यू बताइए। व्हेन, तब क्या हो जाएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई? ठीक है, तब फाई की वैल्यू बताइए। तो अगर ऑप्शन में आपको दे दिया कि मान लो ऑप्शन में क्या दे दिया? Q अपॉन एप्साइलन नॉट बोल दिया, Q इंटू 2 अपॉन एप्साइलन नॉट। ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दे दिया 1 अपॉन एप्साइलन नॉट, और चौथा दे दिया क्या? जीरो। क्या बोल दिया? जीरो। तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि गॉस सरफेस का प्रॉपर्टीज ही क्या है कि चार्ज को उसके इनसाइड में रखना है। तो उस क्वेश्चन में पहले ही क्या दे दिया? चार्ज को आउटसाइड में पुट करिए। जहां चार्ज आउटसाइड हुआ तो फाई की वैल्यू ऑलवेज जीरो आएगी। क्या आएगी? जीरो। तुरंत जीरो ऑप्शन पे क्या करिएगा आप लोग? टिक करिएगा। यहाँ समझ में आ गया? पूरा क्लियर है? ये ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आता है फिल्ड ड्यू टू। फिल्ड की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आते हैं फिल्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। एक कह रहा है कि एक चार्ज वायर है, मतलब उस पर क्या है? क्यू 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 आवेश है, पूरा चार्ज इस पे समान सिमेट्रिक रूप से क्या है? वो वितरित किए गए हैं। ठीक है, और वो इनफाइनाइट तक है। कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। ये देखो हम यहाँ क्या किए, इधर नीचे माइनस इनफाइनाइट तक बढ़ाए और इसको कहाँ तक बढ़ाए? प्लस इनफाइनाइट तक। मैंने यहाँ पे फिगर बना रखा है। ठीक है, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन्स है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन्स जो यहाँ से गुजर रही हैं। तो ये क्या है हमारा? ये जो है हमारा वायर है। ये क्या है? वायर। इस फिगर को ध्यान से देखिए। इसको क्या किया गया? प्लस। मैंने इसको क्या करते हैं, यहाँ से एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक सिलेंडर ड्रॉ हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ पे काम कर रहा है ई वेक्टर। क्या काम कर रहा है? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, यहाँ पे ई वेक्टर काम कर रहा है। यहाँ जहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। और जो परपेंडिकुलर काम कर रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो होगा वो गॉसियन सरफेस या गॉस लॉ कैसे काम करेगा। ठीक है, यहाँ हम फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो हम देखते हैं। नेट इस पे जितना गॉस लॉ होगा वो कितना होगा, नेट फाई की वैल्यू कितनी होगी वो हम देखते हैं अभी। पहले ये देखो, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर का मतलब हो गया कि जो इनफाइनाइट तक जाए और वो चार्ज्ड भी है, यानी उस पर चार्ज भी है क्या? क्यू। ठीक है, और वहां पे हमने मान लिया कि इसका लैम्डा क्या है? लेंथ है। कितना है? लेंथ लैम्डा है। लैम्डा को हमने मान लिया कि चार्ज्ड वायर का लेंथ है। क्या है? ठीक है, अब ये कह रहे हैं हमको पता है कि गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो a प्लस और a और e वेक्टर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हमको पता है ये क्या होता है? फाई की वैल्यू क्या होती है? q अपॉन एप्साइलन नॉट। कितना होता है? q अपॉन एप्साइलन नॉट। q इनसाइड अपॉन एप्साइलन। ये आपको सिर्फ रिमेंबर कराने के लिए है कि आप लोग याद रखिए जो अभी हम प्रूफ करवाए, ताकि इसको हम प्रूफ कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये कह रहा है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और हमको पता है आगे हम प्रूफ करते, तो यहाँ से अगर हमको वैल्यू निकालनी है नेट, तो कैसे निकालेंगे? देखो तो फाई की वैल्यू फाई 1
प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ठीक है। अगर हम यहाँ से निकालें तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस ई ए इंटू कॉस 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा, ये वाला भी ई ए। पहले यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, पहले ये नहीं रखेंगे, हाँ अब देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, प्लस ई ए, ठीक है, प्लस ये भी हो जाएगा ई ए, ई वेक्टर ए वेक्टर। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये आएगा ई ए कॉस, एक क्या है एंगल 90 डिग्री, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे देखो ई ए कॉस 90 डिग्री, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ गया ई ए कॉस 0 डिग्री, कितना आ गया, 0 डिग्री। तो हमारा जो फाई की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, ई ए, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 और ये भी 0 के बराबर, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ये हो गया हमारा फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम अभी प्रूफ करवाए थे कि ई इज इक्वल्स टू वैल्यू रखेंगे क्यू के, क्या होता है के क्यू या क्यू के अपॉन आर स्क्वायर इंटू एरिया निकालना हो तो इसका पूरा एरिया निकाल लेंगे और जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बोल रहा है कि फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट चार्ज सीट, यूनिफॉर्मली वही बोल रहा है इनफाइनाइट तक, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। मैंने एक सीट ले लिया, चार्ज सीट ले लिया, देखो ये चार्ज सीट है और इस पर देखो एकदम सिमेट्रिक तरीके से क्या है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए, सिमेट्रिक तरीके से, समझ में आ गया, एकदम सिमेट्रिकली। और यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो रही है, पास कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, यहाँ 90 डिग्री बनना है, और यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री 0 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। तो हमको पता है कि ई बराबर क्या होता है, देखो तो सॉरी, हाँ अभी हमको फाइव पूरा नेट निकालना हो तो क्या लिखेंगे, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ठीक है। हमको पता है कि फाई की वैल्यू यहाँ से अगर निकाले तो कैसे होगा, देखो तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सिग्मा बराबर, यहाँ देखो वी नो डैट, पहले पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चार्ज सीट भी निकालना है, इसलिए सिग्मा बराबर क्या पढ़े हैं, क्यू अपॉन ए। ये हम पढ़ाए थे, जो क्या था, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या पढ़ाया था कि किसी सरफेस का, किसी एरिया का अगर हमको ये निकालना है, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था, उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, ये हम लोग पढ़े थे ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ इसको फाई कर लेते हैं, क्या करते हैं, फाई, ठीक है। तो यहाँ से फाई की वैल्यू निकल आएगी सिग्मा इंटू ए आ जाएगी। हमको पता है यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो तो यहाँ पे इंटीग्रेट ना करो, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ई ए कॉस 0 डिग्री प्लस ई ए कॉस 0 डिग्री, 2 हो गया। यहाँ पे देखो 0 डिग्री, यहाँ पे 2 इधर से निकाल रहे हैं क्योंकि ये चार्ज सीट है, परपेंडिकुलर इधर से जा रहा है, ठीक है, प्लस और एक ले लेते हैं ई ए कॉस 90 डिग्री, ठीक है, एक ऊपर जो काम कर रहा है उसको। अब यहाँ से निकालो ई ए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस ई ए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो यहाँ से हो गया इंटू 1 प्लस और ये हो गया 0, क्यों, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब ये कितना हो जाएगा, 2EA हो जाएगा, 2EA। यहाँ से फाई की वैल्यू अगर हम रखें, फाई की वैल्यू रखते हैं हम लोग, फाई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू
ए इज इक्वल्स टू 2E ए से ए कट गया, ठीक है। और यहाँ से निकालते हैं हम लोग क्या, सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया। क्योंकि हाँ यहाँ पे देखो, चूंकि ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी ई बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये 2E के बराबर हो जाएगा सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको निकालना हो ई बराबर, तो क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2, हमको पता है सिग्मा बाई 2, ठीक है। तो हमको पता है कि नेट होता है तो वो कितना होता है, ई इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक सेकेंड, इरेजर कहाँ गया, यहाँ पे। अब आते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम यहाँ पे निकाले हैं, क्या निकाले हैं कि सिग्मा की जो वैल्यू, वो ई की वैल्यू है वो हमारी है सिग्मा अपॉन 2, ठीक है। और इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया हमारा सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली ये हमारी क्यू की वैल्यू है, क्या है हमारी क्यू की वैल्यू है। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक, क्यू अपॉन ए, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये हो गया 2 इंटू ई, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू अगर निकाले तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये हो गया 2 इंटू ई ए हो जाएगा, और ए से ए कट जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, पहले इसको हम एक बार और समझते हैं। हमने क्या किया कि phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 तीनों जोड़ लिया, नेट क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। तो यहाँ से जब गॉस लॉ क्या किए, लगाएं, तो यहाँ पे देखो तो 3 एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, 3 एंगल, 0 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री की वैल्यू 1, 0 डिग्री की वैल्यू 1, 90 डिग्री की वैल्यू 0, इसलिए ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, 0 हो गई, और यहाँ बच गया EA1, ठीक है। और हमको पता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन ए, यानी वही स्मॉल क्यू लिखो या फिर कैपिटल क्यू, ठीक है, क्यू अपॉन ए। तो हमने क्या किया, क्यू इज इक्वल्स टू यहाँ से निकाला सिग्मा इंटू ए, क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, ये माइनस में नहीं होगा प्लस में होगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ठीक है। अब उसके बाद जब यहाँ तक वैल्यू आई 2EA और EA जुड़ गया 2EA। अब एक बात बताओ, यहाँ से हम क्या करते हैं कि फाई की वैल्यू रख लिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू हम यहाँ कहाँ से रखें, यहाँ से रख लिए सिग्मा इंटू ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ई 2 नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। उसके बाद इसके पहले जो पढ़ाए थे फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, ये भी समझ में आ गया। यानी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के क्लियर हो गए, ठीक है। उसके बाद अब आती है न्यूमेरिकल्स की बारी, तो मिलते हैं इसके लिए अगले क्लास में। लेकिन इससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, गॉस सरफेस का प्रॉपर्टीज भी याद होना चाहिए, तो ये सारा ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।